स्टार्ट करता हूँ। और बिल्कुल अब मैं थोड़ा सा आपके कमेंट पे कम ध्यान दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है। बाकी मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। मनमोहन कह रहे हैं कि एमपी वर्ग 3 में ठीक है। अनामिका पांडे कह रही है बहुत अच्छे से आ रही है सर, आवाज़ भी अच्छे से दिख रही है। तो राधिका झरिया कह रही हैं गुड इवनिंग सर, ग्रुप में और ऐप पर भी है। ममता कह रही हैं गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा अधिगम। अब हमको क्या पता है, या हमने जो भी आपने बीएड और डीएलएड में पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि अधिगम का मतलब जो है सरल अर्थ होता है सीखना। ठीक है, यही तो पढ़ा आपने। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अंग्रेजी में ये कहलाता है लर्निंग। तो ये तो अपनी पढ़ाई की बात हो गई जो हमने डीएलएड और बीएड में पढ़ी है। अब आप मेरे द्वारा जानो कि वास्तव में अधिगम क्या था। देखिए अगर हम बिल्कुल इसके शब्द पे जाएं तो अधिगम मतलब हुआ अधि धन गम। अधि का मतलब होता है ज़्यादा और गम का मतलब होता है जाना। तो अगर हम देखें तो अधिगम शब्द का मतलब निकलेगा ज़्यादा की ओर जाना। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छे समझ में आएंगी आपको। तो यहाँ ज़्यादा की ओर जाने का मतलब क्या है? ज़्यादा की ओर जाने का मतलब होता है कि हम जब भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा की ओर जाएंगे तो हमें कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य जरूर प्राप्त होगा। तो अधिगम शब्द का वास्तविक अर्थ है लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति। क्या है? लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति, यह है आपका अधिगम। अब देखो, अब यहाँ से मैं एक और बात बताने वाला हूँ। जो आपने अभी तक सीखा कि अधिगम और सीखना एक जैसी चीज़ है, तो बिल्कुल नहीं है। अधिगम और सीखने में अंतर है। अगर अंतर नहीं होता तो क्यों साइकोलॉजी की भाषा में अधिगम की जगह सीखना ही यूज होने लग जाता? क्यों हमको बीएड और बीटीसी में बार बार अधिगम कराना है, अधिगम कर रहे हैं, ये सारी बातें बोल के हमको बार बार कंफ्यूज किया गया। तो याद रखेंगे कि अधिगम अलग शब्द है, सीखना अलग शब्द है। अगर हम बारीकी से देखेंगे, सरल अर्थों में अधिगम और सीखना एक ही अर्थ रखते हैं, माने कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सीखने और अधिगम में वास्तव में जो अंतर है वो ये है कि सीखने में लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति जरूरी नहीं। लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। लेकिन आपके अधिगम में लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति जरूरी है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, सपोज करो आपकी मम्मी है जो मेरा वीडियो देख रही हैं और आप हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आप अपनी मम्मी को दिखाएं कि देखो ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं। अब पता नहीं, मुझे तो आपको 2-3 वीडियो के बाद पता चलेगा कि मेरा रिस्पांस क्या है। तो आपने अपनी मम्मी को मेरा वीडियो दिखाया और बताया कि देखो मम्मी कैसा पढ़ाते हैं, और फिर आपने देखा। अब जब दोनों देख के मम्मी क्या कहेंगे, हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक मीनिंग बता रहे हैं आपको। लेकिन मम्मी का क्या उद्देश्य इस वीडियो को देखकर अधिगम पाना है? मम्मी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सीखना होगा। लेकिन आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपना एमपी-टेट पास करके नौकरी पानी है, आप कभी एग्जाम की तैयारी करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, केबीएस की तैयारी करनी है, यूपी के भी बच्चे हो सकते हैं, सुपर टेट की भी तैयारी करनी है। तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो बातों में अंतर समझ में आ रहा होगा। मम्मी इसी वीडियो का क्या कर रही होंगी? इस चैप्टर का अधिगम का सीख रही होंगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे होंगे? अधिगम। तो एक बात बड़ी क्लियर समझ में आ गई होगी, अधिगम का अर्थ होता है लक्ष्य या उद्देश्य। तो ठीक है, तो अधिगम क्या है? मैं फाइनल लिखे दे रहा हूं, लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति। देखिए, मैं चाहूं तो थोड़ा स्पीड में भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि इससे सहजता खत्म हो जाती है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको बुरे लगे, लाइव क्लास में आइए जरूर, बड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल आराम से चलेंगे। लेकिन ये वादा है, जो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, अगर आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो के जस्ट जब खत्म होगा तो जो भी मैं बता दूंगा वो सब आपको याद भी होगा, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। अब आती है बात की परिभाषा क्या है। तो जब आपने बीएड बीटीसी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है कि व्यवहार मतलब लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो लक्ष्य या उद्देश्य की जब प्राप्ति करेंगे तो व्यवहार में भी बदलाव आएंगे। तो जो किताबों में परिभाषा लिखी है वो ये लिखी हुई है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। माने हम जो कुछ भी बच्चे को सिखाएं उससे उसके जीवन में बदलाव हो, जीवन कुछ आगे बढ़ जाए, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम। तो ये बात हो गई तुम्हारी परिभाषा। तो अभी तक हम इस स्लाइड में ये समझ चुके हैं कि अधिगम क्या होता है, और जो मानक परिभाषा है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन वो भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं आगे
अगली बात देखते हैं कि अधिगम के प्रकार क्या है। देखो हम ये जान चुके कि लक्ष्य या उद्देश्य, अधिगम मतलब अब आगे से जीवन भर के लिए आप यही बोलना कि अधिगम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब अगली बात आती है कि ये जो लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति वो कितने प्रकार से संभव है। ध्यान से समझना, देखिए मैं बहुत सरल भाषा प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी साइकोलॉजी को साइकोलॉजी नहीं लगने दूंगा आपको। तो अब अंतिम अगली बात आती है कि भाई अधिगम के जो प्रकार है वो दो प्रकार, मतलब लक्ष्य और उद्देश्य हम कितने प्रकार से पा सकते हैं। तो यहाँ दो वर्ड यूज होंगे, गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक या समस्या समाधान। ये जो गत्यात्मक अधिगम है इसे अंग्रेजी में हम बिहेवियरल लर्निंग कहेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से समझेंगे सब कुछ। और ये जो संज्ञानात्मक अधिगम है इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। लेकिन देखो प्रॉब्लम तो ये है ना कि हिंदी में समझें चाहे अंग्रेजी में, भाई पहले तो ये समझ में आ जाए ना ये संज्ञान क्या होता है। तो आगे से जीवन में जब भी आपके संज्ञान आए, जब तक आप जिंदा रहें, आपको याददाश्त तो सब कुछ याद रहे, तो संज्ञान वर्ड का सरल मतलब होता है समझ। संज्ञान का असली मतलब क्या होता है, समझ। तो हम जब समझ से कोई लक्ष्य या उद्देश्य पाएंगे तो वो कौन सा अधिगम कहलाएगा, संज्ञानात्मक। और बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, और अच्छे से समझाएं तो प्रैक्टिस। तो जब भी हम कोई चीज प्रैक्टिस से पाएंगे तो फिर वो कहलाएगा बिहेवियरल लर्निंग या फिर आपका गत्यात्मक अधिगम। चलो अब मैं देखता हूँ आपके कमेंट, मुझे जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस से पाई हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में कॉग्निशन से पाई हैं, समझ से पाई। पहले मुझे प्रैक्टिस की बताओ, एग्जाम्पल बताओ मुझे कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके पाई हैं। जल्दी से अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बताएं सर मेरे 85-86 नंबर हैं, EWS से हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, कटअप की जानकारी तो अभिषेक सर आपको बेहतर दे पाएंगे। मैं आपका ये काम कर सकता हूँ कि CDP में आज के बाद 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इसके लिए आपको अभिषेक सर से ही मिलना पड़ेगा। तो गोपाल जी गुप्ता वर्ग 3 86-85 EWS से सभी लाइक कर दिए, सर जी के लिए भी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा ना। तो जल्दी से बताइए कि आखिरकार कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपने प्रैक्टिस से पाया है। तो यहाँ पर मायने कौन रखती है, प्रैक्टिस। गत्यात्मक का मतलब वो चीज़ें जो हम किससे पाते हैं, प्रैक्टिस से। और ऐसी चीज़ें जिसे हम कॉग्निटिव मतलब समझ से पाते हैं वो। तो मुझे बताइए प्रैक्टिस से हमने क्या पाया है, कमेंट करके जल्दी बताएं। क्या काफ़ी पीछे चल रहा है वीडियो? बताइए प्रैक्टिस से क्या पाया हमने, कुछ बताएंगे बच्चे। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से बताइए कि कौन सी चीज़ें हमने प्रैक्टिस से पाई हैं या कौन सी चीज़ें हमने प्रैक्टिस से सीखी हैं। कटअप का वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा, डोंट वरी, क्लास देखिए अभी। हाँ अभिषेक सर ने अभी लिखा, जल्दी से बताइए तो मुझे अच्छा लगे ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। गुड इवनिंग मनोज। कोई बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ भी बोलिए ताकि ये क्लास इंटरेक्टिव लगे। जल्दी बताइए। मुझे लगता है पढ़ने के लिए बच्चे अभी तैयार पूरे तरीके से नहीं थे, इसी वजह से आंसर नहीं दे रहे। चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पर देखेंगे तो जो आपने प्रैक्टिस से चीज़ें पाई हैं, जैसे आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, आपने साइकिल चलाना प्रैक्टिस से सीखा। दूसरा, आपने साइकिल चलाने के अलावा और क्या सीखा ऐसे जो प्रैक्टिस से है, जैसे कि रोटी बनाना। और भी ऐसी चीज़ें जिनमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की, क्योंकि ये समझ से नहीं सीखी जा सकती। ये सब किससे सीखी गई, नहीं, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी उतनी ज़्यादा सीख लिया। रोटी देखते देखते आपको नहीं बनने लगी, आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। पहली बार में तो भारत पाकिस्तान का नक्शा ही बना होगा। तो ये है आपका गत्यात्मक अधिगम। लक्ष्य और उद्देश्य कैसे पाया, प्रैक्टिस से। यही दो अधिगम के आपके मत है, संप्रदाय हैं। एक कहता है कि हम प्रैक्टिस से चीज़ें सीखते हैं, एक कहता है समझ से, ठीक है। तो अब आते हैं इधर संज्ञानात्मक अधिगम में। इसमें कौन सी चीज़ें अपन ने पाई हैं जो समझ से पाई हैं। जैसे भैया आपसे कहा जाए कि आपको निबंध लिखना है, तो निबंध कैसे लिखेंगे आप, बिना समझ के तो नहीं लिख पाएंगे। किसी ने आज तक ऐसा है निबंध लिखना सीख लिया हो प्रैक्टिस से, रट मार के तो काऊ हैज 4 legs 2 eyes ऐसे ही बोल पाएंगे।
तो वो तो निबंध लिखना नहीं होता। तो निबंध लिखना हो गया, कविता लिखना हो गया, और कोई भी कुछ नया प्रोडक्ट डिजाइन बनानी है आपको, तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसका हिस्सा है? आपके संज्ञानात्मक अधिगम का। तो अभी तक हमने क्या जाना? अधिगम का मतलब है लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति। अधिगम दो प्रकार का होता है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। बिहेवियरल लर्निंग मतलब वो चीज़ें जिसको हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, वो चीज़ें बिहेवियरल लर्निंग के अंतर्गत आती हैं, और जिन चीज़ों को हम समझ से सीखते हैं वो संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं आगे। बहुत बढ़िया। खाना बनाना बेटा प्रैक्टिस से सीखा हमने, कॉग्निटिव से नहीं सीखा। खाना में टेस्ट लाना कैसे सीखा? कॉग्निटिव से। चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अधिगम के चरण पे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या जान चुके? अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रकार क्या है। अब हम जानेंगे अधिगम के चरण का मतलब क्या, अधिगम कैसे होता है। शायद आप क्वेश्चन यही कर रहे हो कि लक्ष्य और उद्देश्य कैसे प्राप्त होता है। आपको भैया टीचर बनना है, तो टीचर कैसे बनेंगे, लक्ष्य और उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा, यही तो जानने की कोशिश है आज। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे अधिगम के चरण। देखिए मैंने कुछ पहले से वर्ड लिख रखे हैं ताकि मुझे दिक्कत न जाए आपको पढ़ाने में। पी फॉर क्या होता होगा? पी फॉर लिख लीजिए पर्सन, एम फॉर मोटिवेशन, वी आर फॉर वेरियस रिस्पॉन्स। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए। बी फॉर बैरियर, सी आर फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, आर फॉर reinforcement, and O for organization, and G for goal। अब हिंदी देख लो। पर्सन मतलब क्या? व्यक्ति। सबसे पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर क्या जागती है? अभिप्रेरणा। आप ही बताइए, आपने एमपी टेट या फिर कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों चालू करी? क्योंकि आपको अपने पैरों पे खड़े होना था। तो आप थे व्यक्ति, आपके अंदर जागी प्रेरणा, आपने क्या करी? विभिन्न अनुक्रियाएं। उन्हीं विभिन्न अनुक्रियाओं की वजह से आप इस चैनल पर आए और आपने जाना अभिषेक सर का बेहतरीन विश्लेषण कि क्या कट ऑफ रहती है, कब पेपर होता है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होगी विभिन्न अनुक्रियाएं। अब आती है बैरियर। बैरियर की हिंदी क्या होती है? बाधाएं। देखिए जब हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो जब हम उसे करते हैं तो बहुत सारे तरीके से करते हैं, क्योंकि शुरुआत में कम समझ में आता है कि किताब पढ़ें या फिर कोई चैनल यूट्यूब का देखें कि कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो फिर हमको आएंगी बाधाएं। बाधाएं, कोई पैसा चाहिए, यूट्यूब है तो नेट पैक चाहिए, बुक है तो कौन सी खरीद लें जिनसे काम बन जाए, तो ये बाधाएं हो गई। करेक्ट रिस्पॉन्स हिंदी में क्या कहलाता है? सही अनुक्रिया। फिर बाधाओं को जैसे ही पार किए होंगे आप, तो आपको मिली सही अनुक्रिया। जैसे कि आप अभी फिलहाल में ये मान गए कि सीडीपी जो है आपको मुझसे पढ़नी है, रैम सर से पढ़नी है और अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़नी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आती है रीइंफोर्समेंट। देखो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे आप ध्यान रखेंगे और चलेंगे, और अगर नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? संगठन। और अंतिम होता है गोल का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। चलो अब ये कम अच्छे से याद हुआ होगा, समझ में आएगा, तो पहले तो समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत न जाए। तो अब डायग्राम से समझते हैं मेरी स्टाइल में, रैमसर स्टाइल विद ट्रिक्स। तो हम अभी समझेंगे स्टेप्स ऑफ लर्निंग। हिंदी में मतलब क्या निकलेगा? अधिगम के चरण। देखो आप थे पर्सन, आपको पास करना है टेट का एग्जाम, कोई भी एमपी टेट, सी टेट या केबीएस या सुपर टेट, ऐसे कोई भी एग्जाम। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या जागी? एम। तो मैं ऑलरेडी पीछे लिखवा चुका हूँ, पी फॉर पर्सन, एम फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन जागी तो आप क्या करें? आपने कोई यूट्यूब चैनल ढूंढने की कोशिश करी, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की कोशिश करी। ठीक है, ये R1 रिस्पॉन्स, ये R2 रिस्पॉन्स, यही तो है वेरियस रिस्पॉन्स। ठीक है, R3 आपने बुक पढ़ने की कोशिश करी, और सपोज करिए कि R4 आपने कोई फ्रेंड ढूंढा कि जिससे आप पढ़ सकें।
तो जब आपने इतने सारे प्रयास किए आपको अपने एग्जाम को निकालने के लिए, तो आपको जरूर मिलेंगी बैरियर बी। क्या मिलेंगी? बी मतलब बैरियर। क्या? जैसे YouTube, तो YouTube पे कौन सा चैनल देखें जिससे पास हो जाओ, निकल ही जाओ। ऑनलाइन कोर्स कौन सा ऐसा परचेज करें जो बहुत इफेक्टिव हो। बुक्स कौन सी पढ़ें जिससे आपका 100% एग्जाम निकल जाए। फ्रेंड्स कौन सा पकड़ें जो आपको पढ़ा ही दे, क्योंकि देखो 2-3 दिन के लिए तो कोई पढ़ा देता है, लेकिन नाश्ता पानी और खर्चा नहीं किया तो वो फिर पढ़ाता नहीं है आपको। तो ये हैं आपके पर्सन, मोटिवेशन, और यहाँ पर आ गई अब बाधाएं। तो फाइनली आपने यहाँ पर CR के रूप में आपका अपना YouTube चैनल सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया? पर्सन। यहाँ से अगर हम देखें तो अभी तक क्या जान चुके हम? पर्सन। पर्सन के अंदर जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद वो क्या करेगा? वेरियस रिस्पॉन्स। फिर उसे मिलेंगी बाधाएं। अब मिल गया उसे करेक्ट रिस्पॉन्स। अब अगली बात आती है, जैसे ही आपको कोई चीज़ सही पता चलती है तो फिर जरूर आपके अंदर रीइंफोर्समेंट जगता है। क्या जगता है? रीइंफोर्समेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? पुनर्बलन। और जैसे ही रीइंफोर्समेंट जगेगा तो आप पाएंगे ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब देखो, रोज आप लाइव क्लास लेने के लिए 7-8 बजे आने लग जाएंगे, आप संगठित हो जाएंगे। और जैसे ही आप संगठित हो जाएंगे तो 100% आपको क्या मिल जाएगा? गोल। गोल का मतलब लक्ष्य। तो इस तरीके से पर्सन के अंदर जाएगा मोटिवेशन जागने के बाद करेगा वेरियस रिस्पॉन्स। फिर आएंगी बाधाओं को करेगा पार, मिलेगा करेक्ट रिस्पॉन्स, फिर मिलेगा रीइंफोर्समेंट। मतलब रेमसर मिले ना आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो फिर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो फिर क्या है? आपको पुनर्बलन मिलेगा और उससे आप हो जाएंगे ऑर्गेनाइज, माने आप चीज़ें देखने लग जाएंगे। और फिर मिल जाएगा आपको गोल, मतलब कि लक्ष्य या उद्देश्य। देखिए बहुत बड़ी बात है, अभी मेरे साथ मैंने स्टार्ट किया और एक भी बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा रहा। ये बता रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक भी बच्चा, अगर मान लीजिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपकी ऑडियंस ख़त्म हो जाती, चली जाती। लेकिन मेरे साथ ऑडियंस आप बनी हुई है। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पर्सन, मोटिवेशन, देन वेरियस रिस्पॉन्स। देखो ये सीटेट में, MP टेट में बहुत आते हैं कि भाई अधिगम मतलब पढ़ाई का सही तरीका क्या है। तो पहले व्यक्ति, फिर मोटिवेशन आता है, फिर वो अनुक्रिया करता है, उसको अनुक्रिया करने से बाधाएं आएंगी, बाधाएं से सही अनुक्रिया करेगा, सही अनुक्रिया करेगा तो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? गोल। अब देखो ये तो मैंने अभी याद करवा दिया, लेकिन आप भूल जाओगे ना कल की डेट में कि MP बिहार मतलब ये सब कैसे MP VR VCR। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रख लो। अब वो ट्रिक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आप याद रखना आप ट्रिक, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको पूरी डायग्राम को आपको अगर याद करना है तो इसकी ट्रिक रही ये, तो इससे कभी नहीं भूलोगे। और वो ट्रिक है MP तो आप रहते ही हो, बिहार आपने सुना ही होगा। MP बिहार में क्या लग गया? VCR सुना है ना आपने, बचपन में फूल और कांटे देखी होगी, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। जो भी आज की डेट में 28-30 साल के बच्चे हैं तो उनको पहले ज़माने में VCR चलता था। VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जहां लोग इकट्ठे होकर फिर वीडियो देखते थे, उसमें फिल्म देखी जाती थी। रात रात भर गाँव में शादियाँ होती थी तब VCR बुलवाया जाता था। वही वाला VCR से कनेक्ट कर लो और आपको MP बिहार वालों को ये VCR देखने का क्या है? रोग है, चस्का है। अब ये अगर याद रख लोगे ना तो देखो, अभी हमने बताया था कि सबसे पहला कदम क्या होता है? पर्सन। तो पहला तो पर्सन होता है, फिर उसको क्या जाएगा? मोटिवेशन। उसने क्या किए? वेरियस रिस्पॉन्स। फिर क्या मिली? बैरियर। फिर क्या मिला? करेक्ट रिस्पॉन्स। फिर क्या हुआ? रीइंफोर्समेंट। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड G फॉर गोल। प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं होगा। यस सर, आई एम अंडरस्टैंड योर टीचिंग। आई होप कि यू आल्सो एंजॉय द ट्रिक्स, कि आप इतनी बड़ी चीज़ को, मतलब ये क्या हो गए याद आपको? अधिगम के चरण। अधिगम के चरण मतलब स्टेप्स ऑफ लर्निंग याद हो गई होगी आपको, आई होप।
हो गई ना याद। स्टेप्स ऑफ लर्निंग, एमपी बिहार में बीसीआर रोग लग गया, ये याद हो गया आपको। ठीक है, कैसे याद हो गया? एमपी बिहार में, एमपी एमपी आप, बिहार बिहार वाले, बीसीआर वीसीआर वाला वो रोग जिसमें हम फूल कांटे और रामायण देखते थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया। अधिगम क्या होता है, एक लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति कितने प्रकार का होता है, दो तरीके से, या तो हम समझ से लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं या फिर हम प्रैक्टिस से करते हैं। और अभी अभी हमने जाना कि अधिगम कैसे होता है। ये जो पीछे वाली स्लाइड थी हमने यहाँ पे यही तो लिखा हुआ, अधिगम कैसे होता है, मतलब अधिगम के चरण, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम चीज जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 100% मुझसे लिख के ले लो, हमेशा आती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट, चाहे पीआरटी, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, कि भाई अब इतना पता चल गया कि अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रकार क्या है, अधिगम कैसे होता है। अब लक्ष्य या उद्देश्य, मतलब अधिगम को मैं देखो बार बार लक्ष्य उद्देश्य बोल रहा हूँ, आज के बाद तुम भी अधिगम नहीं बोलना, तुम क्या बोलोगे? लक्ष्य या उद्देश्य। तो ये जो लक्ष्य या उद्देश्य कैसे पाया जाता है, इसके पाने के नियम क्या है? ठीक है, तो यहाँ नियम है मुख्य नियम। तो मुख्य नियम किसने दिए, पहला क्वेश्चन आता है, और आंसर आपका क्या होगा? थार्नडाइक। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थार्नडाइक आपको बच्चे लगने लग जाएंगे। तीसरी बात, ये जो थार्नडाइक है, तो ये जो थार्नडाइक है भाई साहब, इन्होंने 3 नियम दिए थे, और तीनों नियम जो है वो अधिगम के मुख्य नियम, प्रमुख प्राथमिक नियम कहलाते हैं। ये कौन से नियम है? प्राथमिक। कितने नियम है इनके? 3 नियम है, ये भी ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या कोई और अन्य गौड़ नियम है? गौड़ शब्द का मतलब क्या होता है? गौड़ का मतलब होता है साइलेंट। साइलेंट का अर्थ होता है छिपा हुआ। साइलेंट का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। आपके अपने ऐप पर भी स्वागत है प्यारे बच्चों, आप इस ऐप के माध्यम से भी इसे देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो ये हो गया तत्परता, देन प्रभाव, देन अभ्यास, थार्नडाइक, 3 नियम हो गए। अब आती है बात की जो तत्परता का नियम है क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है, बहुपद क्रिया, आत्मीकरण, मनोवृत्ति, ये क्या होते हैं, तो ये देखेंगे हम अगली स्लाइड पे। चलो इसको और समझा देते। सबसे पहला नियम लिखा हुआ है तत्परता का नियम। ये किसका नियम है? थार्नडाइक के। तो अधिगम के जो प्राथमिक नियम है ये किसने दिए हैं? थार्नडाइक ने। ठीक है, और कितने नियम दिए हैं? 3। याद रखना 3, सामने आपके बोर्ड पर दिख रहे होंगे। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लॉ ऑफ रेडीनेस। प्रभाव का नियम मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड अभ्यास का नियम मतलब लॉ ऑफ प्रैक्टिस। चलो आज के बाद ये जिंदगी में कभी भूले ना तो मेरी कुछ कहानी याद रखना और आपको ये समझ में आएंगे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताते जाइए करिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताइए मुझे कि तत्परता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होती है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा आप बचपन में 2 तरीके के बच्चे थे, या तो आप भौंपा बच्चे थे या फिर हमेशा तैयार। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, स्कूल जाने के लिए लालायित रहते हैं, मम्मी हमारा बैग ला दो, पैंट शर्ट ला दो, जूते मोजे ला दो, और ये ला दो और वो ला दो। और एक होते हैं अगर स्कूल का नाम ले दिया तो पूरा मूड खराब हो जाता था। अगर जिस दिन वो बच्चा स्कूल गया उस दिन पूरे मोहल्ले को पता लग जाता था कि स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसका भौंपा चालू हो जाता था। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर तत्परता नहीं होती उनका भौंपा चालू हो जाता था, और जो जिनके अंदर तत्परता होती है उनका कोई तैयार नहीं होता था, वो जाते थे। तो एक तो ये है कि भाई आपके अंदर तत्परता हो तो फिर आप जा सकते हैं स्कूल। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई लॉ ऑफ क्या है, रेडीनेस का नियम है, जो कि कहता है कि बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो उन्हें आप क्या कर दो, तैयार। जैसे आपको मेरा लेक्चर दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया। देखिए आप थंबनेल पे लगी होगी हेडिंग बिल्कुल 0 से। तो बिल्कुल 0 से का मतलब क्या है, हर एक छोटी छोटी चीज़ भी बतानी चाहिए, ताकि एक बिल्कुल 0 बच्चा बहुत स्टेमिना रखता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल होता है, लेकिन वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है? क्योंकि देखो शुरुआत में वो पीछे पिछड़ गया है, अब वो पढ़ाई कर नहीं पा रहा सही से, तो बड़ी दिक्कत जा रही है। तो अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा तैयार कब रहोगे? जैसे आपको मैं अभी अपने लेक्चर्स के माध्यम से आपके सीडीपी के प्रति थोड़ी सी रुचि जगा दूँ, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे कि यार अब तो रोज़ रेम सर का वीडियो देखना है। तो ये है तत्परता का नियम। अगला क्या लिखा हुआ है, प्रभाव का नियम। जैसे मान लो मैं तत्परता नहीं जगा पाया तो आपके अंदर क्या जगा दूं, लालच। जैसे छोटे बच्चों को आप स्कूल भेजना चाहते हो तो अगला लालच मम्मी पापा क्या देते हैं कि बेटा आज अगर स्कूल जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, डेयरी मिल्क। आज तुम्हें 10 रुपया के समोसे खिलाएंगे।
तो ऐसे ही तुम्हें अब लालच दूं। अगर तुम्हें पढ़ना है तो लालच ये कि देखो अगर तुमने सीडीपी मुझसे पढ़ ली तो पूरे में पूरे नंबर आएंगे और तुम्हारी जॉब लगने के लिए बहुत सहायक होगी सीडीपी, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी ये तो सब बेसिक सब्जेक्ट हमने अपने हाई स्कूल और 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ रखे होते हैं। सीडीपी थोड़ा सा बीएड और बीटीसी के लिए नया, और अभी भी यूट्यूब पर कोई इतने अच्छे से नहीं पढ़ाना जान रहा है। मैं कई बार देखता हूँ, मैं अपनी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे मेरे 2-3-4 वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कई सारे परिणाम दिए हैं। 30 आउट ऑफ 30 मेरे खुद के भी नंबर है, तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के भी नंबर है। तो अब ये पूरे तरीके से मैं निःशुल्क आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। बस आप बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को बहुत जगह पूरे एमपी में हमको सीडीपी में सबसे नंबर 1 चैनल बनाना है। तो ये हो गई प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट, लालच, सैलरी, डेयरी मिल्क। अगला क्या है, अभ्यास का नियम। अब आते हैं डेयरी मिल्क के बाद, तो डेयरी मिल्क अगर देंगे तो फिर प्रभाव है ना। लेकिन एक और तीसरे तरीके का बच्चा होता है, वो बच्चा होता है जो अभ्यास के नियम पर काम करता है। कैसा कि भैया देखो, वो मान लो आपके घर में योगी महात्मा पैदा हो गया है, उसके अंदर तत्परता है नहीं और 10-20 रुपया का लालच उसे डिगा नहीं सकता। वो कह रहा है देखो चाहे तुम 20 रुपया दो चाहे 30 रुपये दो, मैं नहीं जाने वाला स्कूल। तो फिर क्या बचता है, अभ्यास। मतलब रोज उसे आदत बनाओ, रोज जबरदस्ती लेके जाओ, करत करत अभ्यास जड़मत हो सजान, रसरी आवत जाते सल पर निशान। तो वैसे बच्चा कैसा है, योगी। तो फिर ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करवानी पड़ेगी, प्रैक्टिस, तभी सिखा सकते हैं। तो देखो सीखने के 3 नियम है, या तो आपके अंदर तत्परता हो, तत्परता नहीं है तो फिर क्या हो, प्रभाव, माने लालच हो। सर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है। बहुत बढ़िया विशान भी, मुझे बस इतना ही सुनना था और मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। तो ये हो गई प्रैक्टिस, लालच, और इसके बाद अंतिम बात क्या है, अभ्यास। तो अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम, अधिगम के नियम। अब आते हैं आगे, गौड़ नियम जानते हैं। गौड़ नियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइलेंट लॉ। इसे देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थर्नडार्क ने 3 नियम दिए, प्रमुख 3 नियम कौन कौन से हैं, तत्परता जगाओ, फिर प्रभाव जगाओ, प्रभावी न जगा पाओ तो प्रैक्टिस कराओ, और क्या कर सकते हो सीखने के लिए। ठीक है, अब आगे रोज उससे रामायण सुनो, क्या कह रहा है, ठीक है, रोज उससे रामायण सुनाओ। अच्छा, बहुपद क्रिया का नियम क्या होता है, देखो इससे समझते हैं। बहुपद क्रिया का मतलब क्या होता है भैया, डिस्क्रिमिनेशन, लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। देखो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि कभी नए शहर में जाते हैं तो हम रोज बेस्ट होटल ढूंढते हैं, माने इस पे खाना अच्छा मिलता है, फिर कल उस पे खाना अच्छा मिलता है, परसों उस पे, भिन्न भिन्न तरीके की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तब हम एक दिन एक ऐसा होटल जान जाते हैं या रेस्टोरेंट जो बहुत अच्छा खाना देता है, और फिर आगे से फिर दूसरे होटलों में नहीं जाते हैं, उसी होटल पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमने बेस्ट होटल सीखा कि कौन सा है शहर में। ये कैसे सीखा, बहुपद क्रिया के नियम से, डिस्क्रिमिनेशन लॉ से। अब अगली बात करते हैं आत्मीकरण। आत्मीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या आत्मीकरण या आत्मवर्ण जब भी आ जाए तो देखो मैं फिर से समझाऊं, कंफ्यूज मत होना। ये शब्द जितने भी, आत्म का शब्द का अर्थ होता है स्वयं। तो जब हम स्वयं से चीजें सीखें, अब देखो स्वयं से कैसे जुड़ो, चीजें सीखोगे जब कोई नए ज्ञान से हम किसको जोड़े, पुराने ज्ञान को। तो ये होगा आपका आत्मीकरण का नियम। जैसे सीडीपी पहले भी पढ़ी होगी आपने, अब अभी भी पढ़ रहे हो, तो अधिगम के नियम, थर्नडार्क के सीखने के नियम पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन समझाने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। चीजें समझने का तरीका बदला। ऐसा तो नहीं है थर्नडार्क के 3 नियम की जगह मैंने अपने बना के थर्नडार्क के नाम पे 4 नियम कर दिए हो। तो आत्मीकरण कर रहे हो आपने पहले डीएलएड बीएड या कहीं पे भी कोचिंग पढ़ के पढ़ा होगा, अब मुझसे पढ़ रहे हो। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ से आप आत्मीकरण के थ्रू और अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहे होगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है। मनोवृत्ति का मतलब होता है लॉ ऑफ एटीट्यूड। अंग्रेजी हिंदी दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस मुझे हिंदी इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि ये मैं हिंदी रीजन से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हिंदी ध्यान रखनी होती है बोलने में भी और लिखने में। तो ये अंग्रेजी में है लॉ ऑफ एटीट्यूड। माने देखो आपने कई बार देखा ना, एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता वो अपने एटीट्यूड के दम पर सफलता पा लेता है। एक ऐसा बच्चा, खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी। कछुआ के पास क्या रहता है, एटीट्यूड, ना हारने का। खरगोश के पास क्या रहता है, लापरवाही, अरे ये तो मेरे आगे क्या लगेगा, और सो जाता है। तो यार ना, जितने भी खरगोश एक दिन सोते जरूर हैं। आप बने रहिए कछुआ, सीखिए लॉ ऑफ एटीट्यूड जो कि कहता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगला
आंशिक क्रिया का नियम, ये क्या कहता है? देखो आंशिक क्रिया का मतलब होता है लॉ ऑफ पार्शियल ऑपरेशन। मैं यहां लिख देता हूं, आंशिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पार्शियल, क्रिया का मतलब ऑपरेशन। जैसे देखो आप कक्षा 1 में थे तो सबसे पहले आपने भाषा सीखने के लिए क्या सीखे? अक्षर डायरेक्ट बनाने लग गए थे क्या आप? आपने पहले चील बिलैया बनाना सीखा था, ऐसे अक्षर ऐसे अक्षर ऐसे अक्षर ऐसे अक्षर, फिर धीरे धीरे ABCD आप यहाँ डेली पढ़ाना और पूरा CDP का सिलेबस कंप्लीट कराना। बिल्कुल किरण, मैं बिल्कुल पूरा CDP का सिलेबस जो आपका MP-TET का है पूरे तन्मयता के साथ करवाऊंगा, इसमें कोई झूठी बात नहीं। आपसे एक सर से मैंने प्रॉमिस कर रखा है, तो इसमें भी कोई झूठी बात नहीं कि अपने में प्रॉमिस तोड़ूं। और बस आप इतना जरूर करिएगा कि आज 62 जरूर दिख रहे हैं मुझे बच्चे, कल ये बच्चे 5000 6000 होना चाहिए। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें डाल देना, और आपको अच्छा ना लगे तो ये बात की मेरी गारंटी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो बच्चे आएंगे वो बने रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्शियल ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है। जैसे हमने अक्षर बनाना सीखा, देखो पहले टुकड़ों टुकड़ों में तो सीखा, ऐसा तो नहीं है पहले ही दिन आके भाषा बोलने लग गए, सीखने लग गए, तो ये कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम। और अंतिम है साहचर क्रिया का नियम या साहचरता का नियम। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटका के ऐसे लिख देता हूँ। अब आप कहोगे सर ये साहचर वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। जैसे देखो अभी आप CDP पढ़ रहे हो, तो CDP तो देखो कल जब तुम UP-TET, मैंने तो सारी एग्जाम दे रखे हैं, रीट का भी, MP-TET का भी, C-TET का भी और UP-TET का भी। तो मैंने पाया है कि देखो C-TET का जो सिलेबस है वही सबका सिलेबस है, लेकिन C-TET के पेपर जैसा MP-TET तो पूछता है, UP-TET तो बिल्कुल नहीं पूछता है, रीट तो बिल्कुल नहीं पूछता है। पेडागोजी के क्वेश्चन उनके बड़े अलग लेवल के होते हैं। हाँ, C-TET के जो भी स्टैंडर्ड उनको MP-TET फॉलो करता है। तो यहाँ से आपने क्या जाना कि भाई CDP जो है वो हम अभी चाहे MP-TET के लिए पढ़ लें, काम तो C-TET के भी आएगी, KBS के भी आएगी, सुपर-TET के भी आएगी, UP-TET के भी आएगी। तो आपको एक बार CDP पढ़नी है, रेम सर से पढ़नी है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी अभी हमने जाने गौड़ नियम, जल्दी से बताओ, सारे वर्ड्स आपके अपने हो गए, पहले ये अजीब से थे। पहला वर्ड क्या है? बहुपद क्रिया। मैंने क्या समझाया कि भैया जैसे कि होटल चुनते थे, बहुत सारे तरीके से अलग अलग जगह खा के फिर एक ही होटल पे खाते थे, ये है बहुपद क्रिया का नियम। दूसरा है आत्मीकरण। आत्मीकरण मतलब होता है हम अपने से सीखते हैं, तो हम पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं, तो इससे आत्मीकरण हो जाता है, एसिमिलेशन होता है, हम सीख लेते हैं। जैसे CDP पहले भी आपने पढ़ी, अब रेम सर से तो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आत्मीकरण के बाद मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जैसे कि कछुआ खरगोश की कहानी तुम्हें सुनाई मैंने। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि जैसे भाषा सीखते हैं हम, तो ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ एक साथ सीख लेते हैं, पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, शब्दों से वाक्य सीखते हैं, वाक्य से आगे चीज़ सीखते हैं। अंतिम है साहचरता का नियम, चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। एनालॉजी का मतलब जैसे देखो हम MP-TET के लिए पढ़ रहे हो चाहे UP-TET के लिए, कल वही CDP आपके C-TET में, KBS में, सब में काम आने वाला। एक बार आप C-TET का पेपर पास कर लोगे तो कल जहाँ पे भी पेडागोजी आती होगी वहाँ पे आपको आ जाएगा सब कुछ समझाने के बाद। ठीक है, तो देखिए ये जो CDP है मैं पूरी आपको पूरे तरीके से निःशुल्क पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। आपको इसके लिए बिल्कुल हैरान परेशान कहीं कुछ नहीं होना है, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। डेमो का मतलब बस इतना है कि आप इसे यहाँ ध्यान रखिए कि मुझे चाहिए, मतलब अटेंशन सीकर मैं हमेशा रहता हूँ, बस आप मुझे ये देते रहिए अपना प्यार, मैं आपको अपनी CDP देते रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गौड़ नियम। तो प्यारे बच्चों ये रही आज की लेक्चर। हमने आज क्या क्या जाने एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर कल हम देखेंगे अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन आते भी हैं कई सारे, RM गेने की अधिगम सोपान की से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे RM गेने की अधिगम सोपान की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगी, जो कि संडे को तो नहीं होगी, संडे को ऑफ रहता है, मंडे या ट्यूसडे जब से भी सर कहेंगे तब से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन टाइम। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या जाना? प्यारे बच्चों ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हमने जाना अधिगम क्या होता है। जल्दी से आप 2 मिनट के अंदर रिवीजन करवाता हूँ आपको। अधिगम क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमें लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त होता है। यह सीखने से थोड़ा अलग है, सीखने में लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति जरूरी नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे मम्मी है वो सीख रही है मेरा वीडियो देखकर, लेकिन आप अधिगम कर रहे हो क्योंकि आपको लक्ष्य उद्देश्य पाना है। फिर हमने बताया कि भाई अधिगम की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, तो अधिगम की परिभाषा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद अगली वाली स्लाइड पर हमने क्या देखा? अधिगम के प्रकार कि भाई जो लक्ष्य उद्देश्य है वो कितने प्रकार से प्राप्त होता है? 2 प्रकार से, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक।
गत्यात्मक अधिगम जो है वो कहता है कि हम चीज़ें प्रैक्टिस से सीखते हैं और संज्ञानात्मक कहता है हम चीज़ें समझ से सीखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे निबंध, कविता, ये सब बिना समझ के नहीं आ सकती। और गत्यात्मक मतलब साइकिल चलाना, रोटी बनाना, ये सब नहीं आ सकता। अगला आते हैं, अगली बात करते हैं अधिगम के चरण, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो देखो मैंने आपके लिए इसके लिए ट्रिक बता दी है ना, आप तो नहीं भूलोगे ट्रिक क्या है, बस याद रखना MP बिहार में BCR रोग लग गया, ठीक है। और ये रहा पर्सन, मोटिवेशन, वेरियस रिस्पॉन्स, बैरियर, करेक्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्समेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल। तो इससे याद रहेगा आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप कि पहले आता है पर्सन, पर्सन के अंदर जागता है मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद आते हैं वेरियस रिस्पॉन्सेस, आती हैं बाधाएं, मिलता है करेक्ट रिस्पॉन्सेस, फिर हम आ जाते हैं रीइंफोर्समेंट पे, हो जाते हैं ऑर्गेनाइज, जब मिल जाता है हमको अपनी हमारी नौकरी, हमारा सर्टिफिकेट, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी बात। अगली बात आती है कि अधिगम के नियम क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख के रख लो, आते ही आते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि बताइए सीखने के नियम किसने दिए, अधिगम के नियम बोले या फिर क्या बोले, सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। कितने हैं, 3। पहला क्या है, पहले बच्चा क्या करता है, तत्पर रहना चाहिए, तत्पर ना रहे तो डेयरी मिल्क खिलाओ, प्रभाव बताओ, प्रभाव भी ना जना पाओ तो योगी ध्यानी आदमी है, आपको करवाना होगा उसे अभ्यास। तो ये है अभ्यास का नियम, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अंतिम हमने बात बताई गौड़ नियमों की, तो गौड़ नियम में बताया कि जब हम कई सारे तरीके से आजमा के चीज़ों को सीखते हैं तो वो बहुत प्रतिक्रिया का नियम, अगर हम अपने से सीखते हैं नए ज्ञान पूर्व ज्ञान को जोड़कर तो वो आत्मीकरण का, सिमुलेशन का नियम, डिस्क्रिमिनेशन का पहला वाला नियम होता है। और अगर हम कछुआ खरगोश की कहानी देखेंगे तो एटीट्यूड का नियम, और इसके बाद आपका है आंशिक क्रिया का नियम, का मतलब पार्शियली चीज़ें सीखते हैं, जैसे भाषा, अक्षर, देन शब्द, देन वाक्य। अंतिम बात सीखी हमने 7 नियम, चीज़ें एक दूसरे जोड़कर सीखते हैं, जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं, और इससे हमें क्या सीखने को मिला, ये वाली बात। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो के लास्ट में कि कैसा लगा आपको क्लास, क्या आपको ये क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो CDP की जो भी आपको रिस्पॉन्सेस मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट, लाइक और शेयर आए, चैनल आपका नंबर 1 और हमारा नंबर 1 रहे पढ़ाई को लेकर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यार एक बात